चलें वो एक आध मिनट में आ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं, फिर सेशन का टाइम भी फिर ख़त्म हो रहा है ना। ठीक है सर। अच्छा, हम अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर जो था उसमें बात कर रहे थे अबाउट कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम। और कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की दो स्टेटमेंट्स थी। फर्स्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट थी, उसके अंदर दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि आपका जो कम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ सी वो एनालिटिक होना चाहिए, और जिस डोमेन के लिए वो एनालिटिक है वो डोमेन सिंपल कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए। और अब हम उसका प्रूफ जो है डिस्कस करेंगे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम का। तो कॉशी प्रूव्ड इज इंटीग्रल थ्योरम अंडर द एडिशनल assumption दैट द डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस। प्रूफ डेवलप करने के लिए कॉशी ने एक और चीज़ एज्यूम की और एक सपोजिशन डेवलप की कि जो अब हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन है एफ डैश ऑफ जी ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। और जो प्रूफ है कॉशी थ्योरम का वो इस तरह से चलता है कि लेट एफ ऑफ जी आपके पास एक फंक्शन है कम्प्लेक्स फंक्शन, उसको आपने इंटीग्रेट करना है ओवर सम क्लोज पाथ, या जिसको आप पाथ ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और एफ ऑफ जी के बारे में आपकी सपोजिशन ये है कि इसको आप इस तरह यू एंड वी दो फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, यू इंटू डी ऑफ एक्स माइनस वी इंटू डी ऑफ वाई, और प्लस आयोटा इंटू यू डी वाई प्लस वी इंटू डी एक्स। एफ ऑफ जी जो है वो क्योंकि कम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन डी। कॉची इंटीग्रल थ्योरम ये कहता है कि कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी एनालिटिक है फॉर सम सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका नाम हमने डी रखा हुआ है, डोमेन कह रहे हैं हम उसको। इट्स डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी एग्जिस्ट इन डी। क्योंकि एफ ऑफ जी एनालिटिक है फॉर डोमेन डी तो इसलिए उसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ जी वो भी उसी डोमेन यानी कि डी में एग्जिस्ट कर रहा होगा। एफ डैश ऑफ जी इज assumed to be continuous. This implies that u and v have continuous partial derivatives in D. अब हमने कॉन्टीन्यूटी के कुछ थ्योरम्स पढ़े थे स्टार्ट वाले लेक्चर्स में, और वहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर एक फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बनता है तो फंक्शन की एडिशन से सब्ट्रैक्शन से बन रहा है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का जो टॉपिक है। तो क्योंकि एफ ऑफ जी कॉन्टीन्यूस है और एफ ऑफ जी जो है वो आगे फंक्शन यू और वी की मदद से बन रहा है, तो अगर एफ ऑफ जी कॉन्टीन्यूस होगा तो फिर फंक्शन यू और वी ये भी कॉन्टीन्यूस होंगे, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फॉर डोमेन डी वो भी कॉन्टीन्यूस होंगे। तो यहाँ पर फिर हम ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे। ग्रीन थ्योरम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट यहाँ यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। और हमारा जो ये इंटीग्रल था वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ओवर यू इंटू डी एक्स माइनस वी इंटू डी वाई फॉर क्लोज पाथ सी। ये बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और इसके ऊपर डबल इंटीग्रल होगा, एक dx के लिए एक dy के लिए। और r क्या चीज़ है, r इज़ द रीजन बाउंडेड बाय c। r वो रीजन है, वो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं कम्प्लेक्स प्लेन में जिनको कर्व c ने बाउंड किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है अपने जो है ना वो बाउंड्री के अंदर। और जो सेकेंड हमारे पास कॉशी रायमन इक्वेशन थी, जो हमने फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशंस पढ़ी थी, कॉशी रायमन इक्वेशंस दो इक्वेशंस थी, उसमें जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास वो ये शो करती है कि इंटीग्रेंड ऑन द राइट इज आइडेंटिकली जीरो। ये जो आपके पास इंटीग्रल के अंदर वैल्यू अप्लाई हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इसका रिजल्ट जो है वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये वो मतलब एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के इक्वल है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल था नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x के। तो बेसिकली ये वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी, और ये जो इंटीग्रल है ओवरऑल इसका आंसर जीरो बनेगा। तो इसका मतलब है कि कॉशी रायमन इक्वेशंस की मदद से आपने कॉशी थ्योरम जो है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम उसको ट्रू प्रूव कर लिया है। तो सर ये स्टेप पे बिल्कुल समझ नहीं कि ये किस तरह जीरो हो जाएगा। डी डिराइवेटिव ऑफ यू यू हाँ जी, डिवाइड बाय डिराइवेटिव ऑफ वाई। ये कॉशी रायमन इक्वेशंस हमने स्टडी की थी, उसके मुताबिक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y के लिए, अगर फंक्शन एनालिटिक हो। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में तो हमने सपोज किया हुआ है, और हमारी ये कंडीशन है कि जो एफ ऑफ जी है कम्प्लेक्स फंक्शन वो एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए ये दोनों क्वांटिटीज होती हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं।
तो ये कॉची रायमन इक्वेशन के मुताबिक ये दोनों क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं और दरम्यान में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो अगर x माइनस एक्स हो तो उसका क्या आंसर बनता है? 0 बनता है ना, अगर सेम क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हों। किस वजह से इस तरह हो रहा है? जी इब्रार, आपको समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? यस सर, समझ आया। एनालिटिक हाँ, एनालिटिक होने की कंडीशन जो थी कॉची रायमन इक्वेशन में से सेकंड जो इक्वेशन थी उसकी वजह से ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, ये दोनों आपस में इक्वल हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरीके से कॉची इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी दोस्तों, आगे चलें। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ। अच्छा, जिसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को एनलार्ज कर लिया जाए ताकि आपको नजर आए कि क्या लिखा हुआ है। We know from the preceding section that the value of a line integral of a given function f of z from point z1 to z2 will in general depend on the path c. अभी जो हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी थी, indefinite integrals of complex functions and substitution of limits, जो फर्स्ट मेथड हमने अभी तक पढ़ा है कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का, उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने एक कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी को इंटीग्रेट करना है, उसका कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट z1 टू z2, तो ये जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है, इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आता है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है। जस्ट वो पॉइंट z1 और z2 पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि पाथ c की नेचर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरेक्टराइज सिचुएशंस इन विच दिस डिफिकल्टी ऑफ पाथ डिपेंडेंस डज नॉट अकर। अब हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में भी ये डिस्कस किया है कि वो कंडीशंस फाइंड आउट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिन कंडीशंस में कम्प्लेक्स इंटीग्रल का या कम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का रिजल्ट पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो एक ऐसा इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ जी के लिए जो कि पाथ इन द डोमेन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके इंडिपेंडेंट होगा फॉर ऑल जी1 एंड जी2 इन डोमेन डी, और उसकी वैल्यूज जस्ट इनिशियल पॉइंट जी1 और फाइनल पॉइंट जी2 पे डिपेंडेंट होंगी, और बट नॉट ऑन द चॉइस ऑफ पाथ सी। और ये इंटीग्रल जिसकी वैल्यूज पाथ सी की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही होंगी, उसको क्या कहेंगे कि दिस इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन डोमेन डी। और उसको स्टेट किस तरह से करेंगे? फॉर्मल स्टेटमेंट की फॉर्म में, इफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जी जो कि एनालिटिक है फॉर सम सिंपली कनेक्टेड डोमेन विच इज कॉल्ड डी, देन द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ डी। अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसका जो इंटीग्रल आएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, एलेबरेट करते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं। अच्छा जी, दिस प्रूव्स द थ्योरम फॉर पाथ्स दैट हैव ओनली द एंड पॉइंट्स इन कॉमन। तो कुछ पाथ्स के हम एग्जांपल लेंगे जिनके एंड पॉइंट्स कॉमन है लेकिन पाथ की नेचर डिफरेंट है, और ऐसे पाथ्स जिनमें फाइनाइटली काफ़ी सारे पॉइंट्स कॉमन हों, तो उसके ऊपर ये आर्गूमेंट जब आप अप्लाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल C1 एंड C2 पोर्शन जो हैं बिटवीन कंसेप्टिव कॉमन पॉइंट्स, आपके पास ये डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, और इसमें Z1 और Z2 के दरमियान ना डिफरेंट पाथ्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायग्राम को देखें जो लेफ्ट मोर साइड पे है, इसमें पॉइंट Z1 और Z2 को कनेक्ट करने के लिए दो पाथ्स अवेलेबल हैं, C1 पाथ एंड C2 पाथ। अब अगर आप C1 पाथ के लिए इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और C2 पाथ के लिए इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, तो अगर आपका इंटीग्रल जो है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है तो जी जी, कोई क्वेश्चन है? हेलो जी दोस्तों, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो टॉपिक पे आते हैं जी वापस। तो यहाँ पर पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है कि ऐसा इंटीग्रल जो कि जिसकी फाइनल वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, उसे क्या कहेंगे हम? दिस इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, और वो जस्ट G1 और G2 वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होगा,
और जो G1 से G2 तक जाने के लिए जो पाथ है, जो कर्व नेचर का ये जो एक पाथ है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा वो। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट है जी प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द पाथ। ये कॉन्सेप्ट भी पाथ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। वी कैन इमेजिन दैट द पाथ C2 in diagram 2 was obtained from C1 by continuously moving C1 until it coincides with figure C2। अब जो लास्ट स्लाइड में हमने दो डायग्राम्स देखी हैं, उसमें जो पाथ C2 है वो बेसिकली C1 पाथ से डिराइव किया जा सकता है। तो अभी जो हमारे पास डायग्राम है इस स्लाइड में फिगर 351, इसको अगर आप देखें तो इसमें दो पाथ शो किए गए हैं और G1 से G2 तक जाने के लिए आप इन्फिनाइट पाथ्स बना सकते हैं। ओरिजिनल जो पाथ शो किए गए हैं C1 एंड C2, उनके दरमियान छोटी लेंथ वाले, कम लेंथ वाले बहुत से पाथ्स बनाए जा सकते हैं। और अभी दो ड्रा भी हुए हैं डायग्राम में डॉटेड में। तो we impose a continuous deformation of the path of an integral keeping the ends fixed। इसका मतलब ये है कि अगर एंड पॉइंट्स को फिक्स रखा जाए तो आप उस पाथ को डिफॉर्म करके चेंज करके G1 से G2 तक जा सकते हैं। इनफिनाइट पाथ्स इसके लिए अवेलेबल हैं। As long as our deforming path always contains only points at which f of g is analytic, the integral retains the same value। अगर आपने पाथ को चेंज किया है G1 से G2 तक जाने के लिए और जो नया पाथ बना है उसमें अगर तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके लिए एफ ऑफ जी एनालिटिक है, तो इस सूरत में जो आपका इंटीग्रल है उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। और इस कॉन्सेप्ट को आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ कहते हैं। ये जो लिमिट्स थी इंटीग्रल की G1 एंड G2, अगर G1 से G2 तक जाने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने पाथ चेंज किया और जो नया पाथ आपने सेलेक्ट किया, अगर उस नए पाथ के ऊपर जितनी भी जी की वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी एनालिटिक है, तो फिर आपका इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक हो गया जी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है जी आपको, प्रिंसिपल ऑफ पाथ ऑफ डिफॉर्मेशन? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रल ऑफ इंटीजर पावर्स। फॉर एग्जांपल, आपने अगर अभी प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ देखा है तो उसको अगर आगे फॉलो किया जाए तो अगर आप लेट आपके पास एक इंटीग्रल है g माइनस जी नॉट की पावर m, और ये इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 2 पाई इंटू आयोटा अगर m की वैल्यू -1 हो, और इसका आंसर 0 होगा अगर m की वैल्यू -1 हो और इंटीजर हो। और ऐसा इस सूरत में हो रहा है कि जब आपकी जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और जो आपके इस इंटीग्रल के लिए डोमेन है वो एक सिंपल क्लोज पाथ है जिसके इंटीरियर पार्ट में जी नॉट पॉइंट भी आ रहा है। अब हमारे पास सर्कल है जी माइनस जी नॉट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रो। ये इसको अगर आप कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करें दो स्टेप्स में तो आप एक नया पाथ बना सकते हैं और उसमें बेसिकली एक जो है वो सेमी सर्कल होगा पाथ का एक पार्ट और दूसरा जो सेमी सर्कल है वो दूसरा पार्ट होगा। तो कंक्लूजन फिर इसका क्या हुआ कि द सर्कल जी माइनस जी नॉट मॉडुलस इज इक्वल टू रो can be continuously deformed into two steps into a path as just indicated। तो इस केस में जो आपके पास सर्कल बनेगा एज अ पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, उसको आप डिफॉर्म करके तो कंप्लीट सर्कल के बजाय दो सेमी सर्कल्स की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। और जब आप पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे सर्कल से डिफॉर्म करके दो सेमी सर्कल्स के कलेक्शन की फॉर्म में ले लेंगे, तो क्योंकि आपके पास जो पॉइंट्स बनेंगे दोनों सेमी सर्कल्स के ऊपर, उन तमाम पॉइंट्स के लिए क्योंकि एफ ऑफ जी एनालिटिक है इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू में, इंटीग्रल के आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एग्जिस्टेंस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। दैट आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जी वो एनालिटिक है फॉर सम सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन देयर एग्जिस्ट एन इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो फिर एफ ऑफ जी फंक्शन का एक इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा जिसको आप कैपिटल एफ ऑफ जी से शो कर रहे हैं
फॉर डोमेन डी। और ये जो आपके पास फंक्शन है एफ कैपिटल जो है कैपिटल एफ ऑफ जी, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एफ ऑफ जी आ जाएगा। और एफ ऑफ जी भी एनालिटिक था फॉर डोमेन डी। एंड फॉर ऑल पाथ्स इन डी ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स g0 and g1 in D, the integral of f of g from g0 to g1 can be evaluated from formula। तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूला होता है जिसमें आप गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं और उसमें फिर गिवन लिमिट्स पुट करके तो फंक्शन की वैल्यू दोनों लिमिट्स की वैल्यू के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, वो फार्मूला यूज़ करके फिर आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकेंगे। यानी कि मतलब क्या है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल कम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए भी एग्जिस्ट करेगा अगर आपका कम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जी एनालिटिक है फॉर सम डोमेन डी। और इसके अलावा जो पाथ्स हैं, जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें जी नॉट और जी वन को ज्वाइन करने वाले जो पाथ्स हैं, अगर वो पाथ ऐसे हैं कि उनको उनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब डोमेन डी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपके कम्प्लेक्स फंक्शन के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। ये एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रल फॉर कम्प्लेक्स फंक्शन। उसके बाद इसका प्रूफ है, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमने भी देखा है। तो जो लाइन इंटीग्रल है एफ ऑफ जी के लिए फ्रॉम एनी पॉइंट जी नॉट इन डी टू एनी पॉइंट जी इन डी, वो क्योंकि पाथ डिपेंडेंट नहीं है तो हम जी नॉट को फिक्स कर देते हैं और हमारे पास जो इंटीग्रल है वो जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, जी का फंक्शन बन जाएगा। एफ ऑफ जी इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ जी कॉन्जुगेट इंटू डी जी कॉन्जुगेट, और जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो जी नॉट से जी हो जाएंगे। और फर्दर हम ये शो करेंगे कि एफ ऑफ जी क्योंकि एनालिटिक है फॉर डोमेन डी, तो एफ डैश ऑफ जी कैपिटल एफ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ जी के इक्वल आता है। और इस आइडिया को आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे कि जो क्वोशिएंट वाली फॉर्म में डेफिनेशन बनती है डेरिवेटिव की, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई डेल्टा जी, ये क्या किस चीज़ के इक्वल बनेगा 1 बाय डेल्टा जी इंटीग्रल ऑफ एफ जी कॉन्जुगेट इंटू डी जी कॉन्जुगेट, और लिमिट्स होंगे जी नॉट से जी प्लस डेल्टा जी एंड माइनस एफ ऑफ जी इंटीग्रल फ्रॉम जी नॉट टू जी। और इस इंटीग्रल को कंप्लीट सॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास रिजल्ट में 1 बाय डेल्टा जी इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ जी कॉन्जुगेट डी जी कॉन्जुगेट जी से जी प्लस जी नॉट आ जाता है, डेल्टा जी आ जाता है। और अब एफ ऑफ जी की जो वैल्यू बनी है इस लास्ट इक्वेशन में इसको यूज़ करना है और डेल्टा जी की लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा जी अप्रोच टू जीरो। तो जी को अगर फिक्स रखा जाए और जी प्लस डेल्टा जी जो है उसको डोमेन डी के अंदर इस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो जी और डेल्टा जी बन जाएं और दोनों एंड पॉइंट्स डोमेन डी को बिलोंग कर रहे हों, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि दिस इज़ अ कांस्टेंट बिकॉज जी इज़ गेट फिक्स्ड हेंस वी राइट ओके। जी को हमने फिक्स रखा है और जी प्लस डेल्टा जी और जी दोनों पॉइंट्स को इस तरह से सिलेक्ट किया है कि वो डोमेन डी से बिलोंग कर रहे होंगे। तो आपका जो इंटीग्रल है उसमें एफ ऑफ जी कॉन्स्टेंट होगा, उसको आप सेपरेट कर देंगे और क्योंकि जी को आपने चेंज नहीं किया तो जी फंक्शन की वैल्यू एक स्पेसिफिक जी पे और कांस्टेंट कंसिडर होगी, उसको सेपरेट कर देंगे और आपके पास रिजल्ट में एफ ऑफ जी इंटू डेल्टा जी आ जाएगा, क्योंकि जब लिमिट पुट करेंगे तो ये जो जी है लोअर लिमिट में वो अपर लिमिट वाले जी से कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरह से आपके पास एफ ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय डेल्टा जी इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी विद लिमिट्स जी टू जी प्लस डेल्टा जी, और आपको एक सिंगल इंटीग्रल मिल जाएगा इस फॉर्म में। तो उसके बाद मज़ीद ये हो रही है डिस्कशन के एफ ऑफ जी क्योंकि एनालिटिक है और कॉन्टीन्यूस भी है, तो अगर आप एप्सिलॉन एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप एक सिग्मा एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो दैट एफ जी कॉन्जुगेट माइनस एफ जी इस पूरे डिफरेंस की जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, और जी कॉन्जुगेट माइनस जी जो वैल्यूज़ हैं जी की उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये बेसिकली डेरिवेटिव की जो अप्रोच है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन जो आप फाइंड आउट करते हैं उसी को कम्प्लेक्स फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। और एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी, इसकी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो सारे स्टेप्स को सॉल्व करने के बाद इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एप्सिलॉन की इक्वल आ जाएगी, दैट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू जो आपने स्टार्ट में सपोज की है। और बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव फाइनली ये प्रूव होता है कि एफ डैश ऑफ जी जो है यानी कि कैपिटल एफ जो था उस फंक्शन का डेरिवेटिव वो एफ ऑफ जी आ जाता है। अब जी जो वैल्यूज़ हैं
वो पॉइंट्स हैं फॉर डोमेन डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ जी जो फंक्शन था, जो कि असल में एक्चुअल जो फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ जी, उसका इंटीग्रल है। तो ये इंटीग्रल भी एनालिटिक है फॉर डोमेन डी, और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है या एंटी डेरिवेटिव है ओरिजिनल फंक्शन का। तो कैपिटल एफ ऑफ जी दरअसल इंटीग्रल होगा स्मॉल एफ ऑफ जी फंक्शन का। तो ये इसका प्रूफ था बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल की एग्जिस्टेंस के हवाले से। तो अब सेशन को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट सेशन है वो 15 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। उसमें इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस अभी तक की डिस्कशन के हवाले से जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो इंशाल्लाह लेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कॉची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। हेलो सर वो दूसरा तीसरा सेशन किस टाइम स्टार्ट हो जाएगा? 15 मिनट बाद, अभी 12:30 बजे। 12:30 बजे? यस सर।